तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक अपना नया चैप्टर जो कि है यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसको मेंशन किया गया है। आज हम एक तरीके से देखें तो अपने पॉलिटी चैप्टर की हम बेसिक शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो हमने चीज़ें देखी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, प्रीएम्बल क्या है, ये सब चीज़ें हमने समझी थी। लेकिन आज हम एक बेसिक शुरुआत करेंगे अपनी पॉलिटी की। और खास बात ये रखिएगा ध्यान कि यही पॉलिटी जो है आपको, अगर आपने ऑप्शनल चूज किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो कोर्स को इस तरीके से किया गया है कि अगर किसी ने वो ऑप्शनल चूज किया हो तो उसके सारे कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली इसको डिजाइन किया गया कि जीएस पेपर 2 और वहां पर जो कंटेंट आवश्यक है आपके ऑप्शनल के लिए, वो दोनों एकदम पूरे से मर्ज हो जाएं और आपको पूरा कंटेंट मिले। अगर कोई वनडे एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी वगैरह की, तो वो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो उसको तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं, उसको जो भी चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जिसके लिए हमें सबसे कुछ बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए। आज हमारा जो क्लास होगा इन्हीं चीजों पर फोकस्ड भी होगा। जैसे आखिर यूनियन क्या है, ठीक है, टेरिटरी क्या होती है, इनको फर्स्ट पार्ट में ही क्यों रखा गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में ही क्यों रखा गया। और इसके अलावा इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उसको समझेंगे और जानेंगे। प्रोविजंस को समझेंगे और जानेंगे। उसके अलावा इनसे जुड़े हुए जो भी आज तक, जैसे भारत की आज़ादी के बाद में जो भी इश्यूज हुए हैं और जो भी कमिटीज बनी हुई हैं स्टेट फॉर्मेशन को लेकर, उनसे जुड़े हुए क्या मुद्दे थे, क्यों कौन सी कमेटी बनी, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर टोटल देखें तो 2 या 3 लेक्चर इसको लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, जिसमें हम आज फोकस करने जा रहे हैं अपने इस पार्ट पर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके चीजों को समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो यूनियन ऑफ स्टेट का जो ये टर्म है, जो सब वर्ड है कहें, तो ये टर्म हमको दिया था किसने, हमारे संविधान के निर्माता जो थे उनमें से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जनरली लोग कह देते इन्होंने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बनाया, ये ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, बट हमारे संविधान के बनाने में बहुत से लोगों का रोल रहा है, बहुत सारे लोगों का रोल रहा है और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस टर्म को सबसे पहले दिया। ठीक है। और उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट को या यूनियन ऑफ स्टेट टर्म को बताया, यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें देखिए कहीं पर भी टेरिटरी वर्ड नहीं यूज हुआ है, टेरिटरी वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा आप चीजों को समझते हैं। देखिए, जैसे हमने क्या किया है, हमने देखा था कि हमने अलग अलग कंट्रीज से जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसको स्टडी किया, लेकिन उसको एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है। तो हम यूएसए की जब हम बात करते हैं, यूएसए की हमने चीजों को काफी अडॉप्ट किया है। तो वहां पर क्या था, वहां पर स्टेट्स ने आपस में क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया, आपस में एक एग्रीमेंट किया और उन्होंने एक कंट्री फॉर्म की जिसका नाम है क्या, यूएसए। और इन स्टेट्स को भारत नहीं, यूएसए से अलग होने का अधिकार भी है, वो अपने आप को अलग भी कर सकते हैं यूएसए से। हालांकि ऐसी चीजें हो नहीं रही, होती नहीं है, बट उनको ये अधिकार है। लेकिन भारत के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी चीजें अलग हैं। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज
नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट नहीं है ये, एग्रीमेंट नहीं है। और अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स को क्या भारत से अलग होने का अधिकार है? नहीं। भारत के स्टेट्स को, भारत के राज्यों को भारत से अलग इंडिपेंडेंट होने की कोई अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। उनको, स्टेट को अगर हम कहें उनकी बाउंड्री छोटी करनी है, बड़ी करनी है, एक स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये सारी चीजें कर सकता है। कैसे होगा वो आगे पढ़ लेंगे। लेकिन कोई सोचे कि हम भारत से ही अलग हो जाए, भारत के नक्शे से अलग हो जाए, तो ये उनका एक स्वप्न मात्र है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदरा आंध्रा हो, चाहे यूपी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल हो, कोई भी स्टेट हो, उसको भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये किसी एग्रीमेंट का, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। द यूनिट ऑफ स्टेट डू नॉट हैव अ राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन, किसी को भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट, ये लाइन को थोड़ा समझते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट, ठीक है, चलिए समझते हैं। भारत में कई सारे स्टेट से जानते ही आप, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, पौंडीचेरी हो गई, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव नागर हवेली हो गया, जिसको मैं अब क्लब कर दिया गया है, तो ये यूटीज हैं। तो भारत में क्या कहें, स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी हैं। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो यूनियन ऑफ स्टेट में ये यूटीज नहीं आती हैं, ये यूनियन टेरिटरीज शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ क्या शामिल होंगे, स्टेट्स, राज्य। यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल है, यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट शामिल है, यूनियन टेरिटरीज शामिल नहीं है। यूनियन टेरिटरीज इस पे शामिल नहीं है। अगर आप स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों कर देते हैं, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज भी, तब वो बन जाता है टेरिटरी, तब वो बन जाता है टेरिटरी। तो अगर टेरिटरी की बात करें और यूनियन की बात करें, तो दोनों में बड़ा कौन सा होगा? अगर एरिया वाइज बोलें तो यूनियन और टेरिटरी में बड़ा कौन होगा? भाई इसमें सिर्फ स्टेट है, लेकिन इसमें स्टेट और यूटी दोनों आ गए, तो बड़ा जाहिर सी बात है टेरिटरी हो गया। टेरिटरी ज्यादा बड़ा होता है, टेरिटरी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू किसके? यूनियन के, ठीक है। यूनियन और टेरिटरीज में अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूड्स, यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट में सिर्फ हमारा ये होता है, ठीक। द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी हमने समझ लिया टेरिटरी ऑफ इंडिया से अलग ही है। while the union of India includes only the state which share federal power with the center। मतलब आप देखते ही हैं स्टेट और सेंटर, स्टेट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेट कहीं ना कहीं सेंटर से पावर शेयर करता है, और वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द इंटायर टेरिटरी ओवर विच द सोवरेनिटी ऑफ कंट्री इज एक्सरसाइज्ड अपार्ट फ्रॉम द स्टेट। द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। मान लीजिए कल की डेट में भारत ने पाकिस्तान का कोई एक क्षेत्र ले लिया, अटैक किया, उनका कोई क्षेत्र जीत के अपने में मिला लिया, तो वो वाला क्षेत्र भी भारत की टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा।
भले ही वो यूनियन में ना आए, वो कोई राज्य ना बनाए, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान के उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण ले लिया तो वो टेरिटरी बन जाएगा। जैसे 1971 के वॉर में बांग्लादेश बना, तो अगर भारत बांग्लादेश पर अपना कंट्रोल करना चाहता, तो अगर उसको एक्वायर्ड कर लेता तो बांग्लादेश भारत की टेरिटरी बन जाती, भले ही वो स्टेट ना बन के यूनियन का पार्ट ना होता, लेकिन भारत अगर उसको एक्वायर्ड कर लेता तो बांग्लादेश भारत की टेरिटरी का हिस्सा होता। ठीक है, तो यही सारी बातें क्या होती हैं यूनियन और टेरिटरी में। यूनियन हमारा ये अंदर वाला सर्कल, टेरिटरी हमारा बाहर वाला, मतलब टेरिटरी हमारा बड़ा है, टेरिटरी में ऑलरेडी यूनियन रहेगा, इसमें हमारा स्टेट्स तो रहेगा ही रहेगा, मींस क्या है यूनियन रहेगा। क्यों? यूनियन ही तो स्टेट है, सारे स्टेट्स का कॉम्बिनेशन ही तो यूनियन है, संघ है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या आएगा, यूनियन टेरिटरीज भी रहेंगे, और भारत का कोई क्षेत्र, भारत की सरकार ने, भारत के ने कोई नया रीजन ने लैंड अपना एक्वायर्ड किया है तो वो भी रहेगा। ठीक है, खास बात दो और समझते हैं, दो पॉइंट यहीं पर, दो पॉइंट और समझते हैं। अगर आपको इस यूनियन से यहां पर कुछ को ले जाना है, टेरिटरी में ले जाना है, मतलब क्या हुआ, किसी स्टेट को आपको यूटी बनाना है। ऐसा ही कुछ मुद्दा हाल फिलहाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ समय पहले अभी ऐसी ही बातें हुई थी जब 370 की बात चल रही थी, तो क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो वही चीज है, यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जैसे यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, मतलब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मींस क्या किया गया, इसको यहां से निकालकर इधर में ले जा दिया गया। तो इसके लिए क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन आवश्यक होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन आवश्यक है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप यूनियन से टेरिटरी में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। हालांकि सरकार ने उस समय संविधान, संसद की अनुमति ली संविधान संशोधन के लिए, भले ही नहीं किया, लेकिन संसद में 2/3 से मेजॉरिटी से उसको देखा, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर आपको भारत की टेरिटरी से कोई एरिया किसी और कंट्री को देना है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आवश्यक होगा? हाँ, आवश्यक होगा। यहां से बाहर ले जाना है, देश से ही बाहर देना है, तब तो आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। लेकिन देश के भीतर ही, देश के क्षेत्र में ही अगर एक राज्य से यूटी बनाना है, या कोई ऐसा स्टेट है जिसके कुछ पोर्शन को, मान लीजिए यूपी के पूर्वांचल को कहें कि भैया हम इसको यूटी बनाएंगे, तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां से बाहर ले जाना है तब आवश्यक होगा। जैसे क्या, कुछ समय पहले आपको याद होगा, भारत ने बांग्लादेश को कुछ अपने क्षेत्र दिए, बाउंड्री डिस्प्यूट को दूर करने के लिए, कुछ उनसे लिया था और कुछ उनको दिया था, लेकिन ज्यादातर दिया ही था। तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी? तो हां, पड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी। अगर आप भारत के बाहर किसी क्षेत्र को देना चाहते हैं, भारत के भूभाग को, लैंड मास को देना चाहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप भारत के भीतर ही करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारत से बाहर ले गए तब तो आपको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और ये यूनियन टेरिटरीज भी दो टाइप के होते हैं, ये तो आप लोग सुने होंगे। जैसे दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके पास विधानसभा है। चंडीगढ़ वालों के पास विधानसभा नहीं है, तो मतलब दो टाइप की यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, एक जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में जब हम यूनियन टेरिटरीज का चैप्टर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में पहुंचेंगे, बहुत
लंबे समय के बाद वो चैप्टर पहुंचेगा, तब वहां पर डिटेल में बातें करेंगे और समझेंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। कैसे है वो तो आप समझ ही गए। लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा, ओनली स्टेट्स। अब हमारे एक प्रमुख नेताजी आजकल बहुत बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बोलना चाहिए। तो भैया क्या यूनियन ऑफ स्टेट में सब कुछ आ गया क्या, थोड़ा तो समझ रखो, ठीक है। while the former includes not only the states but also the union territories and territories that may be acquired, जो भारत आगे भी जीत सकता है, अपने क्षेत्र में कब्जा नियंत्रण कर सकता है, वो भी, और जो अभी हैं वो तो हैं ही हैं, by the government of India at any future time. The states are the members of the federal system and share a distribution of powers. फेडरल स्ट्रक्चर हमने आपसे बात पहले ही की है, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको दूसरा या तीसरा लेक्चर अगर याद होगा तो यहाँ पर हमने ये बातें बहुत ही डिटेल में समझी थी, और किस तरीके से हमारे यहाँ कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमने ऑलमोस्ट उस टाइप का लिया है, यूएसए का नहीं लिया, ये भाई हमने बहुत ही अच्छे से किया है, ठीक है। और जहां जहां तक टेरिटरी रहेगी वहां वहां तक भारत की सॉवर्निटी रहेगी। मतलब सॉवर्निटी क्या होता है, हमारे ऊपर किसी का एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर नहीं है, हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग करना चाहें, पॉलिसी मेकिंग करना चाहें, हम करेंगे, यही उसका मतलब होता है। वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। दादरा एंड नगर हवेली, और जैसे गोवा को भी हमने, पहले गोवा पर भी पुर्तगाल का कंट्रोल था, लेकिन हमने गोवा को किससे लिया, पुर्तगालियों से कैप्चर किया। सिक्किम भारत में शामिल हुआ, तो ये सारे क्या हुए, भारत के टेरिटरी में शामिल हो गए। 1947 में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में आ गए। पुडुचेरी भारत में आ गया। तो इस तरीके से फ्यूचर में भी अगर कोई क्षेत्र होता है, कोई पाकिस्तान वगैरह का, मान लीजिए लाहौर वगैरह भी होते हैं, भारत में उन पर नियंत्रण करता है, तो वो भी भारत की टेरिटरी में बन जाएंगे, ठीक है। Article 1 to 4 under Part 1 of the Constitution. Under Article 1 to 4 Constitution deal with the Union and its territory. यूनियन हमने कर लिया, टेरिटरी का अर्थ समझ लिया, दोनों के मीनिंग हमने समझ लिए, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है समझ लिया। एक अगले प्रश्न की तरफ हमको बढ़ना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर शायद मेंस में कभी आंसर क्वेश्चन बन सकता है या फिर इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक अध्याय में क्यों, फर्स्ट चैप्टर में क्यों, फर्स्ट चैप्टर में क्यों है भाई, ये फर्स्ट पार्ट में ही क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ही क्यों दिया है। देखिए इतनी सारी डिटेल्स ना, आप कहीं पर जाएंगे कहीं पे भी, मतलब बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां पर भी 1 में ये लिखा है, 2 में ये लिखा है, 3 में ये लिखा है, 4 में ये लिखा है, बता के कहानी खत्म हो जाती है। इतना डिटेल नहीं बताते, ये अगर आपको बताया जा रहा है तो उसको थोड़ा सा पेशेंसफुली सुनिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस एकदम आपसे कभी एग्जाम में एकदम से ये नहीं पूछने वाला, आज की डेट में आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, इतना आपसे एकदम से नहीं पूछा जाएगा। आपको चीज़ों की एक समझ बनानी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, तभी आप समझ के आंसर को लिख सकेंगे। कभी भी आपको रटा रटाया आंसर निकले आएगा। सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के भी आंसर आप सोचें लिख लेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। आपको वहां से करंट के इश्यूज को उठाते हुए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको लेना रहेगा। साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उसके पीछे के अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। उसके उन दोनों का एक मिक्सचर बना के, जैसे एक मिक्सचर नमकीन होता है कि दोनों में पता ही न चले कि आपने कहाँ से क्या लिया है, कैसे लिया है, एक बढ़िया सा एक आंसर तभी आप डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पॉलिटी में समझना होगा। एक सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। एक पूरी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द टॉपिक, जहां पर ये भी शामिल हो, ये भी शामिल हो, वो आपको करनी पड़ेगी। आप ऐप के जो, ये हमारा ऐप जो है जिसको आप यूज भी कर रहे होंगे, इसके जो फाइल सेक्शन होंगे, जहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको डेली का न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डेली डेली का आपको वहां पर अवेलेबल मिलता है।
तो आप इसको भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप इसी का लेने जाएंगे सब्सक्रिप्शन तो शायद 2 साल में 1 साल का 2,000, इसका भी 2,000 के अराउंड पड़ता है। तो 4,000 का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको सिर्फ वहीं पर इतने में ही आपको मिल जा रहा है। ठीक, तो वो आपकी इच्छा है। वैसे आप इसको ऐप प्रेप लर्न एडू सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। डेली डेली का आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्यों, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है। देखिए, इतना तो आपको याद होगा कि भारत एक प्रिंसली स्टेट था, राजा रजवाड़ों का राज्य रहा है शुरू से। जब तक अंग्रेज, इवन जब अंग्रेज भी आए थे तब भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राजा रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो ये छोटे छोटे राजा रजवाड़े जो होते थे, इनके बीच में बहुत सारे मतभेद होते थे, इनके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट रहते थे। और जब अंग्रेज यहां से गए तो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक आदमी थे। उन्होंने एक शातिर काम किया था। उन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने एक प्रोविजन किया। उन्होंने पूरे भारत के क्षेत्र को एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया? आप सुनते होंगे, एक पाकिस्तान को दिया, एक भारत को दिया, लेकिन एक और भी किया उन्होंने। एक हिस्सा उन्होंने यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े राज्य थे, उनको कर दिया। ठीक है। और उनको ये अधिकार भी दे दिया कि आप चाहिए तो यहां चले जाइए, आपकी इच्छा हो तो आप इनके साथ चले जाइए, दोनों से आपका मन नहीं बन रहा है तो आप क्या करिए, आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए, हमारे आपके ऊपर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, ये भारत का नीचे का मान लीजिए साउथ इंडिया वाला पोर्शन हमने बना दिया, जो सबसे आसानी से बन जाता है। यहाँ पर है मान लीजिए कोई, यहाँ पर मान लीजिए गोवा हो गया, कर्नाटक हो गए, केरल हो गए। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है इस साइड में, लेकिन बीच वाला बोले कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हुई समस्या? हुई समस्या कि नहीं? एक पाकिस्तान जो साइड में हो गया वो तो सरदर्द किए ही पड़ा है, ये बीच वाला रहता तो फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम कर सकता था। समस्या हो गई कि नहीं? एक समस्या समझ में आ गई कि कभी भी समस्या क्रिएट कर सकता था किसी भी तरीके की। और भारत के भूभाग के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री, तो इनको एक यूनाइट करना जरूरी था। इस तरीके की चीजें थी। दूसरा, जो इनको यूनाइट करने के लिए क्यों आवश्यक, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे कई लोग हो जाते तो फिर भारत एक कहां से कंबाइंड रह पाता। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात रहती। तो इस चीज को दूर करना बहुत ही आवश्यक था। अब दूसरा, अगर ये क्लियर ही ना हो कि भारत का लैंड मास कहां तक है, ये पता ही ना हो कि भारत का भूभाग कहां तक है, कौन कौन भारत के हिस्से में आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि उसके नागरिक कौन कौन होंगे, उसके सिटीजन्स कौन कौन होंगे। अगर हमको यही नहीं पता हो कि कहां तक भारत फैला है, तो हम बता सकते हैं क्या कि कौन कौन भारतीय है, कौन कौन भारतीय नहीं है? और अगर यही न पता हो कि कौन कौन भारतीय है, तो क्या हम उनको गवर्नेंस दे सकते हैं क्या? राज्य में गवर्नेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस तरीके की भी समस्या थी कि जब तक हम लैंड मास नहीं डिसाइड करेंगे, तब तक हम वहां के नागरिकों को नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपने देश के, तब तक हम वहां पे गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे, तब तक हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे, और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी नहीं बना पाएंगे। ये सारी समस्या थी। लेकिन यूएसए जैसे देश में, जहां पर स्टार्टिंग में क्या दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को एक तरीके से दिया गया है। ठीक है। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का एक तरीके से सिद्धांत दिया गया, जहां पर एक तरीके से कह दिया कि सबकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। क्यों? वहां पर इस तरीके की समस्या नहीं थी। वहां पे तो 13 ब्लॉक्स आए थे, जो आज की डेट में 50 स्टेट आपके हैं। उन्होंने एक समझौता किया, कहा कि उनके साथ में ऐसी कोई एरिया वाली बात तो थी नहीं।
उनके साथ में कोई एरिया वाली बात नहीं थी। उनको तो जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था उन्होंने उसको अचीव करते उसको उन्होंने रखा। लेकिन हमारे पास ये सारी समस्याएं थी, हमारे साथ में ये सारी समस्याएं थी। तो चूंकि भारत एक राजा रजवाड़ों का देश रहा, लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिनका निपटारा आवश्यक था, प्रिंस भारत में भारत में अमेरिका जैसी कोई समस्या नहीं थी, ज्योग्राफिकल क्लैरिटी आवश्यक थी तभी पॉलिटिकल क्लैरिटी आती। तो इन्हीं सब बातों का आंसर खोजते हुए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, हमने ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए लैंड की क्लियरिटी आवश्यक थी, इसको हमने किया। हमने इसको 1947 से उन्होंने इंडिया को जो लीगल आइडेंटिटी बनाया था, पाकिस्तान को बनाया था और प्रिंसली स्टेट को बनाया था, इसमें जो 552 थे, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको भारत में शामिल किया, जिससे भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे, भारत का एक लैंड मास प्रॉपर बना रहे। ठीक है, तो यही रीजन था कि भारत ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे प्रोविजंस को समझा और जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारे आते हैं और बनते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए वही चीज है, भारत की भौगोलिक सीमा का एकीकरण एवं गवर्नेंस कैसे हो। 1950 में गणराज्य के उपरांत के एकीकरण की प्रक्रिया ठीक से प्रारंभ हुई, जबकि स्वतंत्रता के दिनों से एकीकरण व शासन की व्यवस्था शुरू हो गई थी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 3 संप्रभु राष्ट्र इंडिया, पाकिस्तान और देशी रियासतें बनाई गई थी। 552 जो थी इंडिया में आई थी, 13 कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान में। अब इन 552 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 549 जो थे वो तो आराम से भारत के पास आ गए, हाँ भैया हम भारत के साथ रहेंगे। लेकिन 3 होशियार चंद थे, कौन कौन, एक कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद। जूनागढ़ भी धीरे धीरे करके आएंगे, इनके साथ भी ज्यादा समस्या हुई नहीं। कश्मीर वाले पहले नहीं आ रहे थे, फिर क्या हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने सोचा कि हम अपने कंट्रोल में लेते हैं, इन्होंने क्या किया क्या यहाँ पे अटैक करना धीरे धीरे शुरू किया। तो जब लगा कि भाई अब दिक्कत हो रही, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने पंडित नेहरू जी से मिले और कहा कि नहीं भैया हम भारत के साथ आ रहे हैं। और जिसका रोना आज तक रोते रहते हैं कुछ लोग, जो कहते हैं कि हम कश्मीर तो एक समझौते का ये है वो है, अलग हो जा सकता है ये सब, तो ऐसे लोगों के लिए वही सब कुछ समझ में आता है, जिसपे कश्मीर फाइल्स भी बनी हुई है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कश्मीर भारत में आ गया। हैदराबाद तब भी अकड़ रहा था, बोला नहीं आएंगे नहीं आएंगे। पटेल जी थे, बोले ऐसे कैसे नहीं आओगे, पहुंच गए वहां पे। वहां के नवाब साहब जो भी निजाम साहब थे उनसे मिलने गए, बोले चुपचाप मान जाओ, नहीं मानोगे तो पीछे एक सेना है जो ऑपरेशन पोलो खेलने के लिए तैयार है, नहीं मानोगे तो चुपचाप एकदम से इसी ऑपरेशन पोलो से तुमको मिला लेंगे। ज्यादा उछल रहे थे तो ऑपरेशन पोलो से क्या कर लिया गया, उनको शामिल कर लिया गया भारत में। तो ये हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 जो थे भारत में पहले शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में इनको शामिल कर लिया गया। तो टोटल भारत में 552 प्रिंसली स्टेट्स भारत में ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ गए। 549 ने तो आराम से कर लिया था, जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद ने रिफ्यूज किया। हाउएवर इन द कोर्स ऑफ टाइम दे वेयर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जिसको नाम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहां पर एक तरीके से शामिल हो गई है। ठीक, अब ये बन तो गए, ये बन गए, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। जो भारत का भूभाग है, लैंड है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके से जैसे किया गया था, जो ये बहुत ही पेचीदा था। यहां पर जो लिखा हुआ उसको समझाते हैं, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 पार्ट में भारत पूरी तरीके से बटा हुआ था। पार्ट ए में वो स्टेट्स आते थे, वो स्थान आते थे, वो टेरिटरीज आती थी जहां पर अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश प्रोविंस जो थे, जहां पर गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। गवर्नर जनरल अपना कंट्रोल रखते थे, उनका गवर्नेंस चलता था। ठीक है, पार्ट बी में जहां पर प्रिंसली स्टेट भी थे और साथ में जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी थी।
ठीक है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी थी। पार्ट सी में जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम था और कहीं कहीं पर प्रिंसली स्टेट सिस्टम भी था। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार वगैरह वाले जैसे जो क्षेत्र थे वो आते थे। तो अब ये चार ऐसे रीजन्स में भारत बटा हुआ था। और जब भारत आजाद हुआ तो इस तरीके से इतने डिवीजन के कारण यहाँ पर गवर्नेंस कर पाना, सुविधाओं को दे पाना बड़ा टफ हो रहा था। तो नेहरू जी ने क्या किया, इन्होंने कहा ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कुछ हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को क्या किया, इन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है, भाग ख, क और ख यानी कि पार्ट ए और बी को इन्होंने मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज किया, याद रखिएगा, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जहां पर हिंदी में लिखा है वहां पर इंग्लिश में भी समझाया जा रहा है, दोनों के लिए बाइलिंगुअल है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। ठीक है, पार्ट सी जो हुआ करता था ग, उसको कहा गया ऐसा अब कोई पार्ट नहीं होगा। और इसमें जो आते थे और जो एक्स्ट्रा जितने भी पड़े हुए थे जो पहले घ में थे यानी कि डी में थे, उन सबको को मर्ज कर दिया गया और एक नया एरिया बना दिया गया यूनियन टेरिटरी का, जहां पे कंट्रोल किसके हाथ में दिया गया, यूनियन यानी कि सेंटर के हाथ में दिया गया। जहां पर सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया गया, सेंटर के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का हमारा पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बैकग्राउंड है, वो हमने आज क्लियर कर लिया। कल हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 के प्रोविजंस को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के प्रोविजंस को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतने पे ही। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं अब आप लोग के तो आप लोग पूछिए।